हो गया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हिंदी पढ़ा जा रहा है। हिंदी में हम लोग दोस्तों क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या है? एक प्रकार का अव्यय है। क्रिया विशेषण को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे अव्यय का अगला पार्ट पढ़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय। अव्यय जैसा कि मैंने बताया था, अव्यय कितने होते हैं? अव्यय 4 होते हैं। अव्यय 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयाज बोधक। एक निपात भी होता है, वो भी क्या है? अव्यय का ही पार्ट है। तो और दोस्तों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और दोस्तों को शेयर करिए। देखिए कितना मेहनत किया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं, धीरे धीरे देखा जाए आगे। तो अव्यय में अगला है संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद अव्यय का अगला पार्ट है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संबंध मतलब संबंध का बोध कराने वाला अव्यय क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो परिभाषा लिख लीजिए, संबंध का बोध कराने वाला अव्यय। संबंध का बोध कराने वाला अव्यय। संबंध का बोध कराने वाला अव्यय। संबंध का बोध कराने वाला अव्यय क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन हमको क्या करना है? एग्जाम में पकड़ना है कि एग्जाम में कैसे सही हो। ठीक है, तो जितने भी अव्यय हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय क्या करेगा? दो संज्ञा या दो सर्वनाम को जोड़ेगा। दो संज्ञा या दो सर्वनाम को जोड़ेगा। तो अगला इसका पॉइंट लिखिए, यह दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ता है। यह दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ता है। या तो दो संज्ञा को जोड़ेगा, या तो दो सर्वनाम को जोड़ेगा, या संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ेगा, मतलब जोड़ने का काम। तो यह बात पकड़ के आप चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सी बात? ये तो परिभाषा तो ठीक है, संबंध का बोध कराएगा, संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा से कुछ क्लियर नहीं है। बस क्लियर कहाँ है कि दो संज्ञा के बीच में जो अव्यय लगा रहेगा वो क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय लगा रहेगा। इसी तरह से अगला आएगा समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ता है, वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहला है संबंध बोधक अव्यय, मतलब दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ता है। दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ता है। जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। श्याम अधूरे हैं। राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। कटोरे भर खीर उसने खाया। राधा सखियों सहित
सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, पुष्प वाटिका गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सब उदाहरण हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आया है क्या, के बिना। यहाँ पर क्या आया है, के बिना आया है। और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या आया है, भर। चलिए नहीं आया है। यहाँ पर आया है भर, और यहाँ पर आया है सहित, यहाँ पर आया है सहित। ये सब क्या है, अव्यय है। अच्छा, अव्यय किसे कहेंगे? अव्यय मतलब जो जिसका विकार न हो। अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो किसी प्रकार से, न लिंग में व्यय हो, न वचन में व्यय हो, न कारक में व्यय हो, न काल में व्यय हो। किसी प्रकार का व्यय मतलब विकार न हो, अव्यय मतलब व्यय न हो। तो देखिए के बिना है, अव्यय है। कौन सा अव्यय है, जब एग्जाम में आएगा कैसे पहचानेंगे? तो देखिए कहने का मतलब है उदाहरण में ही देकर पूछेगा आपको कि कौन सा अव्यय है। या तो वैसे भी पूछ सकता है कि के बिना किस प्रकार का अव्यय है, तो संबंध बोधक अव्यय है। और उदाहरण से समझना है। क्या है इसकी परिभाषा? संबंध बताता है, लेकिन किसमें संबंध बताता है? दो संज्ञा या दो सर्वनाम में। तो यहाँ पर देखिए एक संज्ञा ये है, दूसरी संख्या श्याम, दोनों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो संज्ञा को जोड़ दिया, राधा और श्याम को जोड़ दिया किससे? के बिना से। तो के बिना क्या है? अव्यय है। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि संबंध बोधक अव्यय दो संज्ञा या दो सर्वनाम को जोड़ता है। ठीक है ना। कटोरा, कटोरा क्या है? कटोरा यहाँ पर संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? कटोरा। कटोरा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुवचन बना दीजिए। ठीक है। खीर, खीर क्या है? ये भी संज्ञा है। खीर, खीर खाई, उसने खीर खाया। इसका मतलब कटोरा और खीर को क्या जोड़ दिया है? भर से। पकड़ लेंगे ना। दो संज्ञा को जोड़ेगा जो, वो क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। राधा सखियों सहित। ठीक है, राधा यहाँ पे है, सखियों एक संज्ञा है, और दूसरी संज्ञा क्या है? पुष्प वाटिका। दूसरी संज्ञा है पुष्प वाटिका, उसको कौन जोड़ा है? सहित। सखिया नहीं, सखिया तो संज्ञा है, सहित जोड़ दिया है। तो ये भी क्या है? संज्ञा, ये अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। भर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और सहित क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना। बस दो संज्ञा को जोड़ेगा या दो सर्वनाम को जोड़ेगा, दो संज्ञा को या दो सर्वनाम को जोड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो संबंध बोधक अव्यय यही है। अब जैसे इसके उदाहरण तो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए राम और श्याम, राम और श्याम बाजार गए, राम और श्याम बाजार गए। ठीक है। यहाँ पर भी और क्या है? दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ रहा है, दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत लोग क्या है, रट लेते हैं। रटना नहीं है। बहुत लोग कैसे रट लेते हैं? रटते हैं कि और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय तब रहेगा जब दो वाक्यों को जोड़ेगा, ये दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आने वाला और वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, यह दो शब्द को जोड़ रहा है। जब दो शब्दों को कोई चीज जोड़ेगा तो वह क्या कहलाएगा? वह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और समुच्चय कब होगा आगे पढ़ेंगे, यही देख लीजिए। जैसे राम बाजार गया तथा श्याम खेलने गया, खेलने गया। यहाँ
और लिख लीजिए तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए चीजों को, क्या बता रहा हूं। यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी और है, और यहाँ पर भी और है। और को देखकर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और को देखकर यहाँ और किसको जोड़ रहा है? दो संज्ञा को जोड़ रहा है, दो संज्ञा को जोड़ रहा है। लेकिन यह और किसको जोड़ रहा है? दो वाक्य को जोड़ रहा है, दो वाक्य को। तो यहाँ पर आने वाला और क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। लेकिन यहाँ पर आने वाला और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जब दो वाक्य को जोड़ेगा तो समुच्चय हो जाएगा, समूह बना रहा है। लेकिन जब दो शब्द को जोड़ेगा, इसका मतलब अव्यय की पहचान वाक्य में हो सकती है। अव्यय की पहचान कहाँ होगी? वाक्य में होगी, न कि किसी शब्द को देखकर अव्यय बता सकते हैं। हाँ, खाली अगर कह दे कि और क्या है, और किस प्रकार का अव्यय है, तब हम लगाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय है। और किस प्रकार का अव्यय है, तब लगाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय है। लेकिन जब इस प्रकार का उदाहरण दे दिया और पूछ लिया क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है, और यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो अभी तो बात चल रही है किसकी? संबंध बोधक अव्यय की। किसकी बात चल रही है? संबंध बोधक अव्यय की। परिभाषा क्या है? संबंध बताता है। किसके बीच संबंध बताता है? संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताता है। जैसे राधा संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, के बिना क्या है? अव्यय है। कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है। कटोरा संज्ञा है, खीर संज्ञा है, उसके बीच अव्यय क्या है? भर, संबंध बोधक अव्यय है। राधा क्या है? नहीं सॉरी, सखियो क्या है? पुष्पवाटिका क्या है? दो संज्ञा है, उसके बीच क्या है? सहित, अभिकारी शब्द सहित, संबंध बोधक अव्यय। राम और श्याम के बीच में क्या है? और है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है ना? तो दूसरा लिखिए समुच्चय बोधक अव्यय। इसका उदाहरण लिख लीजिए। जैसे उदाहरण में क्या क्या आ सकता है? लेकिन रटना नहीं है, बस आपको क्या है? पकड़ना है। रटना कुछ नहीं है। क्या इसमें कोई रटने वाली चीज है? समझने वाली चीज है ना, कि हम कैसे समझेंगे। अब जैसे अव्यय क्या क्या हो सकता है? जैसे के बिना आ गया, क्या आ गया? के बिना आ गया, के लिए आ गया, के लिए, के वास्ते, के वास्ते, सहित, भर, जरिए, दिशा सूचक बना सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इस तरह से खातिर, सहचरण, सहचरण। तो ऐसे बहुत सारे इत्यादि लिख लीजिए, क्योंकि उदाहरण का अंत नहीं होता है। उदाहरण का कोई अंत नहीं है। बस हमको पकड़ना है कि संबंध बोधक है कि समुच्चय बोधक है। तो संबंध बोधक कब रहेगा? जब दो शब्दों के बीच में रहेगा। ठीक है? जैसे के बिना, के लिए, के वास्ते, सहित, भर, जरिए, ऊपर नीचे, खातिर, सहचरण, और भी दाएं बाएं, चारों तरफ, ये सब जो है अव्यय है और संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय लिख लीजिए। समूह का बोध कराने वाला अव्यय। समूह का बोध कराने वाला अव्यय। समूह का बोध कराने वाला
समूह का बोध कराने वाला अव्यय, समूह का बोध कराने वाला अव्यय, समूह का बोध कराने वाला अव्यय। आगे लिखेंगे नोट करके, यह है दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है। मुख्य चीज यह है, यह दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है। यह दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, या तो दो वाक्य को जोड़ेगा या दो उपवाक्य को जोड़ेगा। इससे पहला जो संबंध बोधक अव्यय था वो किसको जोड़ रहा था? दो शब्दों को। लेकिन यह है दो वाक्यों को जोड़ेगा या दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। मुख्य चीज यह है, यहीं से आप पकड़ेंगे, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ेगा। अब आने वाले क्लास में हम वाक्य पढ़ेंगे, वहाँ वाक्य की क्लियरिटी होगी। लेकिन अव्यय पढ़ने के लिए वाक्य का ज्ञान जरूरी है, तो थोड़ा सा हम वाक्य बता देते हैं। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक क्या होता है? सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, एक होता है संयुक्त वाक्य होता है, और एक होता है मिश्र वाक्य। वाक्य पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें समझने के लिए, क्योंकि यह वाक्य को जोड़ता है, जब तक वाक्य का जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम समुच्चय बोधक अव्यय सही से नहीं पकड़ पाएंगे। तो एक तो सरल वाक्य है, सरल वाक्य में तो संबंध बोधक अव्यय आएगा। सरल वाक्य मतलब जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। क्या होता है जिसमें? अगर सरल वाक्य की परिभाषा पूछा जाएगा, जिसमें एक कर्ता होगा या एक क्रिया होगी। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें एक से अधिक क्रियाएं और एक से अधिक कर्ता होंगे। संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य जुड़े रहेंगे। इसमें भी दो या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य जुड़े रहेंगे। तो सरल वाक्य तो ठीक है, एक कर्ता एक क्रिया होगा, लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में एक से अधिक वाक्य जुड़े रहेंगे, एक से अधिक वाक्य जुड़े रहेंगे। एक मुख्य वाक्य होगा और एक से अधिक जो रहेंगे वो उपवाक्य कहलाते हैं। तो मुख्य वाक्य और उपवाक्य जोड़कर क्या बनता है? संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? मतलब सीधे सीधे क्या है, एक से अधिक वाक्य, एक से अधिक होगा तो सरल संयुक्त या मिश्र होगा, एक से अधिक होगा तो सरल संयुक्त या मिश्र होगा। ठीक है, अब समुच्चय बोध है तो वाक्य की परिभाषा समझ में आ गया। सरल वाक्य होगा एक ही वाक्य, संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य होगा एक से अधिक वाक्य, एक से अधिक वाक्य। अभी इतना समझिए, आगे वाक्य को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्याधिकरण, व्याधिकरण। एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण के जो है, यह संयुक्त वाक्य के उदाहरण रहते हैं। जितने संयुक्त वाक्य के उदाहरण मिलेंगे उसको जोड़ने वाला अव्यय क्या कहलाएगा? समानाधिकरण। समझ में आ रहा है ना? समानाधिकरण इसका पार्ट है, और समानाधिकरण जो होगा, संयुक्त वाक्य के जितने उदाहरण मिलेंगे उसको जोड़ने वाला जो अव्यय होगा वो कैसा अव्यय होगा? समानाधिकरण। समुच्चय तो कहलाया गया, उसके अंदर का पार्ट क्या है? समानाधिकरण। और व्याधिकरण जो है, मिश्र वाक्य के जितने उदाहरण मिलते हैं, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण इसमें आते हैं। मिश्र वाक्य का कोई उदाहरण रहेगा, उसमें जोड़ने वाला जो अव्यय होगा वो क्या कहलाएगा? व्याधिकरण। और संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण होगा
उसका जोड़ने वाला जो अव्यय पद होगा वो क्या कहलाएगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? समुच्चय बोधक दो प्रकार का हुआ, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण को कैसे रिलेट करेंगे? संयुक्त वाक्य से। व्याधिकरण को कैसे रिलेट करेंगे? मिश्र वाक्य से। व्याधिकरण को कैसे रिलेट करेंगे? मिश्र वाक्य से। तो पहला लिखिए समानाधिकरण। पहला लिखेंगे समानाधिकरण। समानाधिकरण संयुक्त वाक्य। ठीक, अब वाक्य को जोड़ने के लिए वाक्य जो है 4 प्रकार से जुड़ते हैं। वाक्य कितने प्रकार से जुड़ते हैं? 4 प्रकार से जुड़ते हैं। एक होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। संयोजक मतलब जिसमें आएगा वह, एवं, तथा और। वह, एवं, तथा और, ये सब क्या करते हैं? वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। वह, एवं, तथा और। जैसे उदाहरण देखा जाए, राम बाजार गया तथा मोहन दौड़ने गया। मोहन दौड़ने गया। राम बाजार गया तथा मोहन दौड़ने गया। वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य है। वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य है। यहाँ से वाक्य की भी पहचान आप कर लेंगे। वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। देखिए दोनों वाक्यों को जोड़ने की बात हो रही है। अब देखिए तथा के जगह पे आप ये सब चीज लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं। राम बाजार गया और मोहन दौड़ने गया। तथा की जगह पे एवं लगा सकते हैं। राम बाजार गया एवं मोहन दौड़ने गया। तथा की जगह पे वह भी लगा सकते हैं। राम बाजार गया वह मोहन दौड़ने गया। तो आप चारों में से कोई एक को याद कर लीजिए। आप और को याद कर लेंगे तो उसी के जैसे तीनों हैं, उसी के भाई हैं। ये सब क्या है? उसी के भाई हैं, सेम उसी के जैसे है ना? तो संयोजक ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, और मतलब दोनों काम जुड़ रहा है। ठीक है, तो एक संयोजक हो गया। दूसरा होता है, तो इसमें पूछेगा यह वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य है। वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य है। क्योंकि जब दो वाक्य जुड़े रहते हैं, एक वाक्य यह हो गया और दूसरा यह हो गया। जब दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं उसे स्वतंत्र वैसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। राम बाजार गया लिख सकते हैं अलग, मोहन दौड़ने गया दोनों अलग अलग लिख सकते हैं ना। जब दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहलाता है। और उसको जोड़ने वाला अव्यय क्या कहलाता है? समानाधिकरण अव्यय। उसको जोड़ने वाला अव्यय क्या कहलाता है? समानाधिकरण अव्यय। ठीक है, तो एक संयोजक हो गया। दूसरा होता है विभाजक। क्या होता है? विभाजक। विभाजक मतलब अलग करने वाला, अलगाव करने वाला। क्या करने वाला? अलगाव करने वाला। अलगाव कैसे करेगा? अलगाव किससे होगा? या से होगा और अथवा से होगा। या से होगा और अथवा से होगा। ठीक, या से होगा अथवा अथवा से होगा। ठीक है, जैसे मोहन बाजार जाएगा, बाजार जाएगा या पढ़ने जाएगा। पढ़ने जाएगा। मोहन बाजार जाएगा या पढ़ने जाएगा। अलगाव की बात हो रही है। दोनों में से एक ही काम होगा।
यहाँ पे दो अलग अलग काम हो रहे हैं, एक बाजार गया एक दौड़ने गया। लेकिन यहाँ पर मोहन बाजार जाएगा या पढ़ने जाएगा, मोहन बाजार जाएगा या पढ़ने जाएगा। तो यहाँ पर आने वाला या क्या है, विभाजक का काम कर रहा है। यहाँ पे अथवा भी लगा सकते हैं ना, मोहन बाजार जाएगा अथवा पढ़ने जाएगा। तो या और अथवा किसका काम कर रहे हैं, विभाजक का। अब अगला आता है परिणाम का। परिणाम का किसका बात आता है, परिणाम की बात आती है। परिणाम में जैसे अतः, फलतः, फलतः, इसलिए, अतः, फलतः और इसलिए, ये परिणाम बताते हैं। अतः, फलतः और इसलिए ये क्या बताते हैं, परिणाम बताते हैं। कैसे बताएंगे, जैसे वह बहुत ज्यादा पढ़ता है, वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, इसलिए उसकी पढ़ाई ठीक है, उसकी पढ़ाई ठीक है। वह बहुत ज्यादा पढ़ता है इसलिए उसकी पढ़ाई ठीक है। तो यहाँ पर आने वाला इसलिए क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, उसकी पढ़ाई ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ता है इसलिए उसकी पढ़ाई ठीक है। उसकी पढ़ाई ठीक होने का जो परिणाम है वो क्या था, बहुत ज्यादा पढ़ता था। तो परिणाम बता रहा है ना, ठीक है। तो परिणाम बताएगा अतः, फलतः और इसलिए। अब देखिए एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और पूछेगा किस प्रकार का समुच्चय है। तो देखेंगे अगर संयोजक होगा, विभाजक होगा, परिणाम होगा तो क्या कहलाएगा, समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण कहलाएगा। ठीक है, तो समानाधिकरण इस तरह से आएगा, संयोजक आएगा, विभाजक आएगा और परिमाण आएगा, परिणाम आएगा। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से। बस आपको एक एक अक्षर इसमें पकड़ लीजिए, संयोजक में एक पकड़ लीजिए और विभाजक में एक पकड़ लीजिए, या अथवा कुछ पकड़ लीजिए, परिणाम में इसलिए पकड़ लीजिए। 3 अक्षर बस याद रखना है ना, संयोजक में और याद करेंगे, विभाजक में अथवा याद करिए, परिणाम में इसलिए याद कर लीजिए। ठीक है ना। अब दूसरा आता है व्याधिकरण। क्या आता है, व्याधिकरण। दूसरा लिखेंगे व्याधिकरण। व्याधिकरण जो है मिश्र वाक्य बताएगा। क्या बताएगा, मिश्र वाक्य। व्याधिकरण जो है मिश्र वाक्य की बात करेगा, मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण, कारण बताएगा, कारण बताएगा, कारण, कारण बता सकता है। कारण में क्या आता है, क्योंकि आता है, क्या आता है, क्योंकि आता है, जो कि आता है, जो कि आता है। ये सब क्या बताते हैं, कारण बताते हैं, कारण बताते हैं, कारण बताते हैं। वह एग्जाम पास कर लिया, परीक्षा परीक्षा अच्छे अंक से, अच्छे अंक से पास कर लिया, पास कर लिया, क्योंकि, कारण बता रहा है क्यों अच्छा अंक से पास हुआ, क्योंकि। देखिए एक परिणाम बताता है, मतलब इसलिए लगाएंगे तो परिणाम हो जाए।
कारण क्योंकि बताता है और परिणाम इसलिए बताता है। तो यहाँ पे कारण बता रहा है, वह अच्छे अंक से पास कर लिया, वह परीक्षा अच्छे अंक से पास कर लिया क्योंकि वह मेहनत करता था, मेहनत करता था, क्योंकि वह मेहनत करता था। कारण क्या है, वो पढ़ता था इसलिए वह पास हो गया। ठीक। उद्देश्य बताता है, उद्देश्य, ताकि, इसलिए कि, इसलिए कि, ताकि और इसलिए कि, ताकि और इसलिए कि। वह अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है ताकि सफल हो जाए। देखिए, वह अच्छे से पढ़ता है ताकि सफल हो जाए। यहाँ पे अभी उद्देश्य की बात हो रही है। उद्देश्य, उद्देश्य और कारण में क्या अंतर है? कारण वो होता है जो पूरा हो चुका है कोई काम, वह अच्छा अंक लाया क्योंकि मेहनत किया था, वहां पे कारण था। लेकिन उद्देश्य क्या है? सफल हो जाए। उद्देश्य क्या है उसका? सफल हो जाना। इसलिए वह क्या अच्छे से पढ़ता है ताकि सफल हो जाए। तो यहाँ पर आने वाला ताकि, यहाँ पे इसलिए की भी लगा सकते हैं। खाली इसलिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? खाली इसलिए लगाएंगे तो परिणाम हो जाएगा, परिणाम बताता है ना इसलिए। लेकिन इसलिए में की लगा देंगे तो क्या बताएगा? उद्देश्य को बताएगा। ठीक है। अगला है संकेत बताता है, संकेत, संकेत या शर्त, इसी को शर्त भी कहते हैं, संकेत या शर्त। जैसे यदि रहेगा और ऐसे आगे तो आ जाएगा, यदि तो, यद्यपि तथापि, यद्यपि ऐसे करके तथापि। ठीक है ना? ये सब चीजें हैं संकेत बताते हैं, ये सब चीजें हैं संकेत बताते हैं। देखिए, जैसे यह शर्त बताएंगे, यदि वर्षा हुई होती, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, अच्छी होती। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे, यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर सफल होंगे। कभी कभी तो की जगह पे कामा ही दे देता है। यदि वर्षा हुई होती कामा फसल अच्छी होती, तो कामा का मतलब क्या है? तो। हाँ। या यद्यप भी लगा सकते हैं, यद्यप वर्षा हुई होती तथापि फसल अच्छी होती। यद्यप के साथ तथापि लगता है, त्रुटि में भी आता है। यहाँ दे देगा यद्यप वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, गलत है। क्या लिखेंगे? यद्यप वर्षा हुई होती तथापि फसल अच्छी होती। ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि व्याधिकरण में मिश्र वाक्य आता है। ये जितना मैं उदाहरण लिखा हूं ये सब किसके उदाहरण है? मिश्र वाक्य के उदाहरण है, मिश्र वाक्य के उदाहरण है। जैसे वह परीक्षा अच्छे अंक से पास कर लिया क्योंकि वह मेहनत करता था। तो यहाँ पर आने वाला क्योंकि जो है वो किसका उदाहरण है? व्याधिकरण का। समुच्चय है, समुच्चय में क्या है? व्याधिकरण है। ताकि इसलिए कि वह अच्छे से पढ़ता है, ताकि उद्देश्य बता रहा है। ताकि यहाँ पर आने वाला ताकि जो है वो क्या है? उद्देश्य बता रहा है। ये भी किसका उदाहरण है? व्याधिकरण का। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। संकेत और शर्त बताता है, यदि तो, यद्यपि, तथापि। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है ना? क्लियर है? डाउट कोई? क्योंकि ज्यादा चीज हो गया तो लग रहा है कि डाउट है, लग रहा है ना कि कहीं न कहीं डाउट है। और यहीं पे किसी को नींद भी आ रही है, किसी व्यक्ति को यहाँ पे नींद भी आ रही है। नींद नहीं आना चाहिए। जो सोवत है वो होवत है।
जो जागत है वो पावत है। अब देवा ही बताएंगे यहाँ पे, देवा ही बताएंगे जो पूछूंगा मैं, और कोई नहीं बताएगा। शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए समुच्चय दो प्रकार का है, एक समाधिकरण है और एक व्याधिकरण है। समाधिकरण है और एक व्याधिकरण है। समाधिकरण में मैंने क्या क्या बताया, जोड़ने का, जैसे और बता दिया। हाँ, और का भाई क्या क्या है, वह है तथा है, वह और तथा बता दिया। और इसी के साथ साथ विभाजक का बता दिया, या अथवा। तो या लिख लीजिए, एक एक शब्द लिखिए, विभाजक हो गया। और इसी के साथ साथ परिणाम बता दिया, परिणाम बता दिया इसलिए, क्या बता दिया, इसलिए। अब इसलिए के जैसा क्या क्या है, इसलिए के जैसा है, इसलिए के जैसा क्या है, फलतः अतः, फलतः और अतः, वो भी परिणाम बताते हैं। तो और के जैसा कुछ शब्द दिखेंगे, या के जैसा कुछ शब्द दिखेगा, इसलिए के जैसा कुछ दिखेगा, तो समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्याधिकरण में क्या बताया, कारण बताया। कारण क्या क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, कारण क्योंकि, क्योंकि खाली की लिख सकते हैं, एक का शब्द लिखिए याद करने के लिए, क्योंकि हो गया। उसके साथ जो की लिख सकते हैं, की लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य बताया, कारण बताया और उद्देश्य बताया। उद्देश्य क्या होता है, ताकि, ताकि इसलिए की, ताकि इसलिए की, ताकि जुड़ा रहेगा या इसलिए की जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, व्याधिकरण कहलाएगा, उद्देश्य हो गया। शर्त बताता है, संकेत बताता है, जैसे यदि तो, यदि तो, यद्यपि तो, यद्यपि तो, ठीक है ना। तो देखिए ये सब ज्वाइंट जो है वो किसके हैं, समाधिकरण के उदाहरण है। और ये सब जो है किसके उदाहरण है, व्याधिकरण के। और शब्द को देख के आप बता सकते हैं, जैसे और क्या है, जोड़ने का काम करता है, संयोजक है। या क्या है, विकल्प है या विभाजक है, विकल्प देता है, या यह खड़ा होगा या वह खड़ा होगा, या यह जाएगा या वह जाएगा, ठीक है, विकल्प देता है। इसलिए क्या है, इसलिए क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, रिजल्ट, रिजल्ट बताता है। तो ये सब क्या है, समाधिकरण के उदाहरण है। और यही सब क्या है, संयुक्त वाक्य। ये सब अगर जुड़े रहेंगे तो वाक्य कैसा होगा, संयुक्त वाक्य। यहाँ से आपका वाक्य भी क्लियर हो गया, हाथ के हाथ। बस यही तीन शब्द देखिए और इसका पर्यायवाची देख लीजिए तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और यही चीज क्या है, समाधिकरण है। समझ में आ गया ना, क्योंकि, ताकि, यदि तो, ये सब क्या है, व्याधिकरण है। क्योंकि रहेगा तो क्या बताएंगे, परिणाम क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, क्योंकि, क्योंकि की, जो की। ताकि बता रहा है क्या, ताकि उद्देश्य बता रहा है, उद्देश्य, वह अच्छे से पढ़े ताकि सफल हो जाए, वो अच्छे से पढ़ता है ताकि सफल हो जाए। हम लोग अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं ताकि सबका भला हो सके। यदि तो शर्त बताता है, यदि राम आएगा तो हम पढ़ेंगे, यदि राम आएगा तो हम पढ़ेंगे। यदि कुबेर आएंगे तो पढ़ाई शुरू होगी, यदि कुबेर आएंगे तो पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। यदि कोई सोएगा तो मार्कर से मार खाएगा, यदि सोएगा तो मार्कर से मार खाएगा। शर्त है, शर्त बताता है ना, शर्त बता रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लग रहा है ना कि कुछ अच्छा सीख रहे हैं। क्या पहली बार आप, ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसा पहली बार सीख रहे हैं और एग्जाम में काम आने वाला है। ये सब चीज क्या है, एग्जाम में काम आने वाली चीज है। तो समाधिकरण संयुक्त वाक्य है और व्याधिकरण क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के उदाहरण है जो है, जितने व्याधिकरण लिख दिए हैं वो किसके उदाहरण है, मिश्र वाक्य के उदाहरण है, ठीक है ना। अब अगला लिखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक,
विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य का बोध कराए, आश्चर्य का बोध। लेकिन आश्चर्य में खाली आश्चर्य नहीं होता है, वहां पे हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है, शोक भी होता है, दुख भी होता है, विषाद भी होता है। ये सभी प्रकार के शब्द क्या है, विस्मयादि है। तो यह सबसे आसान है, तीनों अव्यय में सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पे विस्मयादि का चिन्ह भी लगा रहता है। ऐसे होता है विस्मयादि का चिन्ह ना, ये जरूर लगा रहेगा, ये चिन्ह जरूर लगा रहेगा। और विस्मयादि बोधक अव्यय जब भी आएगा वाक्य के शुरुआत में आएगा। कहाँ पे आएगा, शुरुआत में आएगा। जैसे वाह, वाह लगाएंगे तो इसे विस्मयादि का चिन्ह लगा देंगे। वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर, हाँ सुंदर दृश्य है, वाह दृश्य है। आश्चर्य होगा कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे, वाह। तो वाह जो है ये क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। छी कितना घिनौना काम है, छी। ओह मतलब किसी को चोट लग गई, ओह आपको चोट लग गई, हाँ। इस प्रकार के जो आएंगे इसको पहचानना आसान है। वाह रहेगा, वो रहेगा, छी रहेगा, धत तरीके, धत रहेगा, धत तरीके रहेगा, सब रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है उदाहरण जब देखने को मिलेंगे तो क्या कहेंगे आप उसको, विस्मयादिबोधक अव्यय। क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादि में तो कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, वाह लिख सकते हैं, वाह लिख सकते हैं, छी लिख सकते हैं, ओह लिख सकते हैं, शाबाश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शाबाश लिख सकते हैं। अरे 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 हम लोग मैच हार गए कि जीत गए, अरे मतलब हार गए, अरे मतलब हार गए। अगर पाकिस्तान मैच जीतेगा, हाँ? हाँ? हम लोग जीतेंगे तो क्या कहेंगे, वाह वाह हम जीत गए, वाह हम जीत गए, वाह तबाही मचा दिए, जीत गए। लेकिन अगर पाकिस्तान जीतेगा आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा, हाँ? अरे पाकिस्तान जीत गया, मतलब जिसका उम्मीद नहीं था वो भी जीत गया। और ठीक है, इस तरह से विस्मयादिबोधक अव्यय आते हैं। राम राम भी दे देगा, राम राम, ठीक। जो भी आएगा विस्मयादि का चिन्ह रहेगा, ठीक। अब एक आता है निपात, लास्ट जो है पांचवा पार्ट क्या है उसका है निपात। निपात को भी यही निपटा देते हैं, निपात को भी निपात वो होता है जो वाक्य पर बल देने का काम करता है, वाक्य पर बल देने का काम करता है। वाक्य पर बल देना, वाक्य पर बल देना, बस इतना याद रखिएगा। निपात वहां प्रयोग होगा जहां वाक्य पर बल दिया जाएगा। जैसे बल देने का मतलब क्या है, जैसे एक ही वाक्य को दो रूप में बोल सकते हैं। जैसे मैंने ही राम की हत्या मैंने ही किया है, चाहे मोहन को मैंने मारा है, मोहन को मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है, तो बल देने का काम कर दिया ना, मोहन को मैंने ही मारा है। तो आने वाला ही क्या है, बल देने का काम कर रहा था, ही क्या है, निपात है, ही क्या है, निपात है। जैसे जब वह घटना घटी तो मैं था, जब वह घटना घटी तो मैं भी था, मैं था कह रहे हैं तो बल नहीं दिया जा रहा है,
मैं भी था, ठीक है ना। तो हाँ, जी, नहीं, भी, ये सब क्या है? निपात है। ये सब क्या है? निपात हैं। जैसे हाँ हो गया, मत हो गया, भी हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। और इन सब का प्रयोग ही हो गया। हाँ, ये सब का प्रयोग निपात में किया जाता है और बल देने के लिए किया जाता है। ये सब भी क्या है? एक प्रकार के अव्यय है। अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो, इनका भी व्यय नहीं होता है किसी प्रकार से। हाँ, उदाहरण लिख लेंगे। जब यह घटना घटी तो वहां पर मैं भी था, तो वहां पर मैं भी था, भी को अंडरलाइन कर लीजिए। उस व्यक्ति को मैंने ही मारा है, उस व्यक्ति को मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है, ही आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, जो हमारा प्रकरण है अव्यय वाला वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। आप जोड़ेंगे लोगों को तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो कुछ और अच्छा करेंगे। और सब्सक्राइबर बढ़वाइए और क्वालिटी का सुधार होगा दोस्तों, अभी शुरुआत है, क्वालिटी का सुधार किया जाएगा, अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।